मुंबई में कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही को देखते हुए वहां के नगर निगम बीएमसी को फिर लॉकडाउन लगाने तक की चेतावनी देनी पड़ी। महाराष्ट्र के कई शहरों के अलावा मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, लेकिन इसके बाद भी वहां के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने तो हैरान कर दिया। मंडी में लोगों की खचाखच भीड़ दिखी। आलम यह था कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद भी वहां मौजूद लोग इतने लापरवाह दिखे कि उन्होंने कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे पर सावधानी बरतना तक जरूरी नहीं समझा। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ाई ही गईं। किसी ने मास्क पहनने तक की जहमत नहीं उठाई। दादर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो बिल्कुल नहीं होता। लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए बीएमसी की मेयर ने मुंबई में दोबारा लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी। लोग नहीं समझते तो बंद होना चाहिए, क्योंकि इनके लापरवाही से दूसरे लोग बाधित हो रहे। मुंबई में फिर रोजाना कोरोना के 300 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। यानी खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार भी सतर्क है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना के बढ़ते खतरे और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा होगी। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, और जिन राज्यों में आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं उनकी लिस्ट में दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा भी शामिल है। संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें तक बदल दी। पंजाब में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल के बजाय 4 मई से 24 मई तक होंगी, जबकि अहमदाबाद के कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून और कमर्शियल दफ्तर बंद रखने का आदेश नगर निगम ने जारी कर दिया। तो वहीं मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर लोग लापरवाही बरतना नहीं छोड़ेंगे तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पालन नहीं करते हैं तो ये आंकड़ा फिर बढ़ता जाएगा। तो पहले चरण जो एपिडेमिक का था उधर उसी टाइम, वो ऐसे एक स्थिति फिर आने का चांस है, लेकिन हम उसको आने दें या अभी हम उसको रोक ले, ये हमारा हाथ में है। संक्रमित व्यक्ति तो है इंडिया में, और वो आजू बाजू इर्द गिर्द में आ जाते हैं तो संक्रमण फैलेगा जरूर। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने राज्य में कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसके लिए दोनों विभागों की कुछ टीमें फतेहपुर के 3 अलग अलग इलाकों में भी पहुंची और अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापा मारा। एक जगह तो पुलिस वालों ने प्लास्टिक के कुछ डिब्बों में मिली कई लीटर शराब को बहा दिया। बाकी 2 जगहों पर भी कुछ इसी तरह कार्रवाई की गई। पुलिस ने वहां से करीब 350 लीटर अवैध शराब बरामद की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा जिले से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब कारोबारियों को धूल चटा दी। वहां गंगा नदी के किनारे रेत में छिपाकर रखी गई अवैध शराब को पुलिस ने बहा दिया, साथ ही उसे बनाने के लिए छिपाए गए सामान को भी नष्ट कर दिया। सौ बात की एक बात यह कि जहरीली शराब हम लोगों का ही पैदा किया संकट है। ये धंधा चल रहा है क्योंकि हम लोग ही अपनी मौत के ग्राहक बन गए हैं। हमारी आंखों पर लालच और जाहिलपन की पट्टी बंधी हुई। आए दिन अपने आसपास ही जहरीली शराब से होने वाली मौतों को देखकर भी हम होश में नहीं आते। हम सबको मालूम है कि जो शराब चोरी छिपे बेची जा रही है वो अवैध, उसमें शराब के नाम पर कुछ भी हो सकता है। फिर भी हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसी अवैध शराब को खरीदते हैं और जी भर के पीते हैं। हमको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि यह शराब सस्ती। अवैध शराब के कारोबारी जो समझा दें, हम उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। नदियों और जंगल में भट्टी पर कच्ची शराब बनाने वाले महुआ, गुड़, गन्ने के रस, चावल से शराब बनाने का दावा करते हैं और शराब पीने वाले आंख मूंद कर उनकी बात मान लेते हैं। बोतल में मिलावटी शराब यह कहकर बेची जाती है कि यह दूसरे राज्य से मंगाई है, इसलिए सस्ती। शराब के शौकीन गदगद होकर वो शराब खरीद लेते हैं। शराब माफिया से जुड़े अपराधियों को सिर्फ किसी ब्रांड की चिप्पी चिपकाकर बोतल पर चिपकानी होती है। बोतल में चाहे जहरीली स्पिरिट हो या कच्ची शराब हो, उसे खरीदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्ती शराब का नशा पहले ही उनके दिमाग में भरा होता। बाकी 2 घूंट हलक में उतरने के बाद उनको यह पता भी नहीं रहता कि वो क्या पी रहे हैं। शराब पीने वालों का यही मानसिक दिवालियापन
शराब माफिया का नेटवर्क खत्म नहीं होने दे रहा। यूपी में 4 साल पहले जहरीली शराब बेचने को मौत की सजा देने का कानून बनाया गया, लेकिन अवैध शराब की कमाई इतनी बड़ी है कि शराब तस्करों को मौत की सजा भी छोटी लगती। उन्हें कानून का कोई डर नहीं है, शराब पीने वालों को जहरीली शराब का कोई डर नहीं है। इसलिए अवैध शराब के खिलाफ अभियान, जितनी भट्टियां उसमें तोड़ी जाती हैं उतनी फिर बन जाती। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी आरिस खान को सजा सुना दी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरिस पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए मुठभेड़ में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे। दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिस खान नेपाल भाग गया था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया था। आजमगढ़ का रहने वाला आरिस उर्फ जुनैद बम बनाने में माहिर था। कोर्ट ने सारी दलीलों को देखते हुए इसकी ग्रेविटी को अप्रिशिएट किया और इस नतीजे पहुंची कोर्ट की इसको फांसी सजा दी जाए। बटला हाउस केस में कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हुए उनसे माफी की मांग कर दी। सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठाए थे। मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार फिर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में एनसीटी एक्ट को दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के मकसद से पेश किया गया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी ने इस बिल का मकसद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाना बताया है, जिससे दिल्ली सरकार कोई भी फैसला खुद न ले पाए और हर फाइल एलजी के पास भेजनी पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इस बिल को केवल अधिकारों से जुड़े विवाद खत्म करने की कोशिश बताया। चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि नए कानून में विरोध करने लायक कुछ भी नहीं। केजरीवाल साहब तो केजरीवाल साहब है, कुछ भी दिल्ली के हित में भी कुछ होगा उसके लिए भी इनको हल्ला करना ही करना है। वो हल्ला किए बिना रह नहीं सकते। राजस्थान के सीकर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हवा में कई बार पलटती दिखी और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि बेकाबू हो जाने की वजह से वो कार फिसलते हुए सड़क के किनारे चली गई। लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि महज 4 सेकंड में ही वो कार 8 बार हवा में पलटी। इस हादसे में उसके परखचे उड़ गए। उसमें 2 लोग सवार थे, जिनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे आदमी को आसपास के लोगों ने तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। सौभाग्य की बात यह कि रफ्तार का नशा हम में जितने भी लोगों के सिर पर सवार होता है, उनके साथ ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। हम में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि अंधाधुंध स्पीड में गाड़ी चलाने की तुलना नशे से क्यों की जाती है। दरअसल जैसे शराब पीने वालों को नशे में धुत होने के बाद भी यही लगता है कि अभी वो पूरी तरह होश में है, वैसा ही गाड़ी चलाने वालों के साथ भी होता है। गाड़ी की रफ्तार काबू से बाहर होने के बाद भी हम लोगों को यही लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। यही रफ्तार का नशा है जो जानलेवा हादसों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। हम लोगों के दिमाग में जो ये फितूर भरा है कि हम बहुत बेहतरीन ड्राइवर हैं, उसको खुरच कर निकाल दीजिए। वो क्या है कि हमको अपनी ड्राइविंग का तो पता हो सकता है, लेकिन सड़क की हालत, वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। हद से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे तो सड़क पर छोटा सा गड्ढा, ईंट पत्थर, लकड़ी का कोई टुकड़ा, मामूली सी फिसलन गाड़ी को पलट देने के लिए काफी होगा। आशंका जताई जा रही है कि सीकर में यह हादसा भी ऐसी ही किसी वजह से हुआ। ISIS मॉड्यूल केस में NIA की टीम ने देश के कई शहरों में छापेमारी की। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि NIA ने ISIS मॉड्यूल के खिलाफ राजधानी दिल्ली समेत देश के 7 शहरों में छापा मारा। जिन शहरों में यह कार्रवाई हुई वो सभी शहर दिल्ली, केरल और कर्नाटक के हैं, जिनमें दिल्ली का जाफराबाद, केरल का कोच्चि और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शामिल है। इस पूरी कार्रवाई में NIA ने 4 महिलाओं को हिरासत में भी लिया, जिन पर आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप है। खबर है कि ISIS देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं को तैयार कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में।
4 महिलाओं को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। ये महिलाएं कहां से हिरासत में ली गई हैं, अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी कोई भी नहीं देना चाहता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी टीचर और कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये की वजह से उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा, जिसके विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी टीचर और दूसरे कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास मौजूद वीसी के दफ्तर से सीएम आवास तक एक मार्च निकाला। तमाम जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कई महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। बैनर और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर कॉलेजों को मिलने वाले फंड में कटौती का आरोप लगाया। 4 महीने से यहाँ के शिक्षकों को और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। वेतन नहीं मिलने से ये लोग पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन कॉलेज हैं जिनके शिक्षकों और कर्मचारियों को दिल्ली सरकार सैलरी देती है। पिछले हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से उनका पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा। नाराज होकर शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने वेतन के लिए फंड जारी कर दिया था। अब शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जितना फंड दिल्ली सरकार ने दिया है उससे जनवरी तक का वेतन ही मिल पाएगा, फरवरी का वेतन तो अटका ही रहेगा। इसी के विरोध में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस से मुख्यमंत्री के घर तक मार्च निकाला। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि कई कॉलेज में सरकारी फंड का ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां आर्थिक गड़बड़ी की शिकायत मिली और ऑडिट में इस बात की पुष्टि भी हुई। एक दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने भी आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों के मैनेजमेंट ने सरकारी फंड के इस्तेमाल का ब्यौरा दिल्ली सरकार को नहीं भेजा। इसकी वजह से शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अटक गया है। नोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सवाल पूछा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि नोटा पर दाखिल एक याचिका में कहा गया कि अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा को पड़ते हैं, यानी कि लोग किसी उम्मीदवार को नहीं चुनते, तो वहां चुनाव रद्द होना चाहिए और लोगों के वोट का सम्मान होना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ऐसी सीट पर फिर से चुनाव हो सकता है और नए उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि अगर किसी सीट पर ज्यादातर लोग नोटा का बटन दबाते हैं तो क्या वहां चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि नोटा का चुनाव में कितना महत्व होगा और वो याचिका के हक में फैसला देती है तो चुनाव सुधार में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शराब कारोबारी के दफ्तर में हथियारों के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की। आरोप है कि वो चारों वहां से 9 लाख रुपए लूट कर ले गए और इस वारदात के दौरान उनमें 2 बदमाशों ने शराब कारोबारी को दफ्तर के मेन गेट पर ही रोक लिया। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की और पिस्टल दिखाकर उन्हें अंदर ले गए, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बीच दफ्तर में कैश की गिनती कर रहे कर्मचारियों को डरा धमकाकर बाकी 2 बदमाशों ने काउंटर पर रखी रकम को अपने बैग में रख लिया। 2 आदमी नीचे मेरी वेट कर रहे थे, 2 आदमी ऊपर जहां हमारा कैश आता वहां पे पहले पहुंचे हुए थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो जब दफ्तर से बाहर निकले तो शराब कारोबारी के ड्राइवर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ऐसे में एक बदमाश ने उसे धक्का मारा जबकि दूसरे ने बीच सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकली। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो हम इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस गाड़ी से चारों बदमाश वहां पहुंचे थे उस गाड़ी की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश को कभी देश के सबसे शांत और सुरक्षित राज्यों में माना जाता था। वहां ड्रग्स तस्करी, रेप और निजी रंजिश में मारपीट या हत्या की वारदात होती थी, लेकिन लूट डकैती के मामले कभी कभार ही होते थे। लूट और डकैती को कानून व्यवस्था के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती माना जाता है क्योंकि ऐसे अपराध संगठित गिरोह करते हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 1 दशक से लूटपाट की घटनाओं ने वहां के लोगों और पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस को शक है कि दूसरे राज्यों के अपराधियों की नजर हिमाचल प्रदेश पर गड़ी है। इस आशंका की वजह यह है कि वहां लूट की ज्यादातर घटनाएं या तो नेशनल हाईवे पर बसे शहरों में हो रही हैं या फिर उन शहरों में जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से जुड़ी। ऊना जिले में शराब कारोबारी से लूट के पीछे भी ऐसे गिरोह का हाथ होने की आशंका है जिसमें पड़ोसी राज्यों के अपराधी भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश का यह जिला पंजाब की सीमा से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि लुटेरे जिस कार में आए थे उस पर पंजाब का रजिस्ट्रेशन नंबर था, इसलिए हिमाचल पुलिस ने इस घटना की जांच में पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी।